हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इससे पीछे हम लोग आधा से बेसी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बचा हुआ है, उसको भी हम साथ में लेते चल रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास भी स्टार्ट करते हैं साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। हम बता दें कि ये नोट्स जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का है, जिसका रिवीजन हम लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं। अगर आप भी कोई भी जीके जीएस से जुड़े हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह नोट्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। मध्य भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी। हम बता दें कि जब इतिहास चेंज कब होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत कब होता है, जब भी ऐसा होता है हमारे रहने खाने और व्यवस्था में चेंज होती है, कल्चर में चेंज होती है, तो वहाँ से इतिहास की चेंज होती है। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत पे जब होता है कि जब मुस्लिम लोग आक्रमण करते थे तो अपना हिसाब से शासन प्रशासन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से हम बोलते हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, बीच का इतिहास। चलिए बताते हैं कि भारत पर दो मुसलमानकारी आक्रमण किए थे, एक अरब वाले एक तुर्क वाले। सबसे पहले अरब वाले किए थे मोहम्मद बिन कासिम 712 में किए थे। और तुर्क वाले थे वो मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी बताते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में जानकारी चचनामा से मिलता है। इसमें सिंध विजय के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो चचनामा से जानकारी सिंध विजय के बारे में मिलता है। और भारत पे जितना मुसलमानकारी जो आक्रमण किए थे उस समय 712 से लेकर 1175 के बीच में, उसके बारे में चर्चा मिलता है कि वो आए थे तो क्या क्या किए थे। ठीक है, चचनामा के लेखक अली अहमद को माना जाता है। ठीक है, अली अहमद को चचनामा का लेखक माना जाता है। चलिए, भारत पर अरब मुसलमानकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किए थे तो वह मुस्लिम आक्रमणकारी थे, सबसे पहला जो भारत पर आक्रमण किए थे। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य, जब भी कोई दूसरे वंश या दूसरे देश या दूसरे राज्य से भारत पर आक्रमण करते थे, उसका एक ही उद्देश्य होता था कि भारत को अच्छी तरीके से लूटना है, धन संपत्ति लूट के और अपने वंश के बवाबी लेके प्रचार करके जाना है। ठीक है, एक ही मकसद होता है, अपने धर्म का प्रचार करना, धन संपत्ति लूटना। तो मोहम्मद बिन कासिम के भी यही था, तब जब वो लूटना था। और इसने 712 में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। जब ये आक्रमण किए थे ना सिंध प्रांत पे, तो उस समय के राजा वहाँ पे राजा दाहिर को ये पराजित कर देते हैं। जब राजा को दाहिर के पराजित कर देते हैं तो इनकी पत्नी रानी बाई होती है। तो ये सोचते हैं मोहम्मद बिन कासिम की रानी बाई से हम शादी कर लेते हैं या रानी बाई को पा लेते हैं। लेकिन रानी बाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो बहुत सख्त लड़की थी। बोली ऐसा नहीं होगा, हम करेंगे जौहर, मेरे पति नहीं रहे तो हम दुनिया में भी नहीं रहेंगे। और वो करती है जौहर करने वाली सब इतिहास में प्रथम रानी ये थी रानी बाई की पत्नी थी राजा दाहिर की। जौहर का मतलब हम बताते एक वर्ड में कि जिसका पति मर जाए या पति ना मरे, वो लड़की जौहर करती है। जो सच सबर के दम दुल्हन बन की और जलती हुई आग में कूद जाती है, उसको जौहर बोलते हैं। लेकिन जौहर रानी बाई की ये चीज़ मोहम्मद बिन कासिम को पसंद नहीं आया। बोला हिंदू धर्म में कौन सा रूल है कि कोई लड़की ऐसे मरेगी जौहर करके, जिंदा आग में जल के, ये मंजूर नहीं, हमको हिंदू धर्म बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जो भी हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं उससे हम टैक्स लेंगे, और इसी टैक्स का नाम दिए थे जजिया कर। तो सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाए थे, जो गैर मुस्लिम से लेने वाला था। जो मुस्लिम के छोड़ के दूसरे धर्म के थे उससे लेते थे टैक्स, और जो टैक्स से बचना चाहता था उसको बोलते थे कि मुस्लिम धर्म अपना लो, टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। बता देते जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, और टैक्स इसी को बोलते हैं कर या टैक्स। मोहम्मद बिन कासिम के जजिया कर लगाए थे। मोहम्मद बिन कासिम कुछ समझदार आदमी भी थे, तो ये 5 लोग को छोड़ दिए थे। बोले कि नहीं, हम 5 लोग से नहीं ले सकते, इतना बेरहम नहीं हो सकते हैं। तो एक छोड़ दिए थे, बच्चा से नहीं लिए थे, बूढ़ा से नहीं लिए थे, ब्राह्मण से नहीं लिए थे, औरत से नहीं लिए थे, और विकलांग से भी नहीं लिए थे। ये 5 लोग को छोड़ के। बेरोजगार ऐसे ही सर लिख दिए, बेरोजगार ऐसा नहीं है, ये 5 लोग ही है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक जब आए थे ना, जजिया कर के बारे में कुछ लाइन लिखे हुए हैं, इसके बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ लिखा है तो हम एक बार देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया। मुगल बादशाह अकबर, जब अकबर आए थे गद्दी पर बैठे तो 1516 में जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। लेकिन कश्मीर के क्षेत्र में जैनुद्दीन अब्बुल दीन ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, इसलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। औरंगजेब ने 1689 में आए पुनः जजिया कर लगा दिया, और यह अंग्रेज से भी जजिया कर लिया था। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब थे जिसने अंग्रेज से भी जजिया कर लिया था। लेकिन जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और फर्रुखसियर आया, फिर जजिया कर लगा दिया। हम ये सब राजा के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे, कौन कब आया और कैसे कैसे आया, और जजिया कर क्यों लगाया, कैसे लगाया। इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे एक देख लेते हैं बस जजिया कर के हिस्ट्री। ठीक है,
जजिया कर के अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने समाप्त कर दिया था। अरबों ने सिंध से ऊँट पालने का प्रथा और खजूर की खेती सीखा था। ठीक है, भारत पर तुर्क मुसलमानकारी। और अब बला देख लिए, अब तुर्क वाला देखते हैं। अफगानिस्तान में 932 में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य की स्थापना हुआ और सुतवदगीन के अल्पतगीन का गुलाम था। सुतवदीन थे जो अल्पतगीन का गुलाम था, जो बाद में दामाद भी बन गया। और सुतवदगीन 977 में गद्दी पे बैठा। सुतवदीन 977 में गद्दी पे बैठा। अब आते मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी खुरतबीन का पुत्र सुतवदगीन का पुत्र मोहम्मद गजनी था, जो अफगान के गजनी के रहने वाला। अफगाने में गजनी वंश का स्थापना हुआ था। अफगाने में नहीं रहेंगे। मोहम्मद गजनी 998 में गद्दी पे बैठा और अपने पिता काम के मौजूद गजनी खुरासन का शासक था। तो देखिए, ये किसका बेटा था? सुतवदगीन का बेटा कौन था? मोहम्मद गजनबी। तो जब सुतवदगीन गद्दी पे बैठे थे तो ये खुरासन पे था, अफगान में ही। ठीक है, और जब इनके पापा की मृत्यु हो गई, इनके पिता की मृत्यु हो गया सुतवदगीन, तो गद्दी पे बैठा कौन? मोहम्मद गजनबी। जब ये गद्दी 998 ईस्वी पे गद्दी पे बैठा तो सोचा कि हम क्यों ना, मेरे पापा और यही मेरे पिता दादा सब यहीं पे मर गया, चलो भारत पे हम चलते हैं। और ये इतना बदमाश था, टोटल भारत पर 16 बार आक्रमण किया था। टोटल भारत पर कितने? 17 बार आक्रमण किया था। टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। एक दो बार नहीं, 17 बार। समझ सकते हैं कि कितना खुरासन था, जन्मजात लुटेरा था और अपने पिता के काम के मौजूद बदादी खुरासन के शासक था। इसने 1000 ईस्वी में से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किए थे। 27 साल में 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद गजनबी था, जो भारत पर किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तो पेशावर पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है अभी। दूसरा बार आक्रमण वर्तमान भारत के पहला आक्रमण 1001 में किया था, राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, जिसमें जयपाल पराजित हो गया था। तो जब 1001 में किया था ना, तो उस समय के राजा कौन था भारत में? जयपाल था। तो जयपाल को पराजित कर देता है और लूट धन की संपत्ति चल जाता है। जयपाल को ये बर्दाश्त नहीं होता है और ये सोच के आत्महत्या कर लेता है कि हमको कोई बाहर के आदमी आया, हरा के चला गया मेरे ही राज्य में, और ये आत्महत्या कर लेता है। इसने पुनः 1008 ईस्वी में नागरकोट पर हमला करता है। पुनः 1008 ईस्वी में नागरकोट पर हमला करता है और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ देता है। इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहते हैं। ये जब भी भारत में आता था ना, तो हिंदू के जो भी मंदिर मूर्ति रहता था उसे तोड़ ताड़ देता था और रहने नहीं देता और लूट लेता था उससे, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया। 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर 1025 में सोमनाथ मंदिर को भी आक्रमण करता है। और पहले के जो भी राजा थे ना, जो ज़्यादा धन संपत्ति मंदिर में दान करते थे। भारत में अभी भी देखते हैं बड़े बड़े मंदिर में सोने की मूर्तियाँ और सोना चांदी और पैसा बहुत दान देते हैं सब लोग। उस समय भी यही था, भारत का तो यही खासियत है। और उस समय भी जितना महान राजा थे, कुछ भी खुशी होता था तो मंदिर में सोना दान करते थे। तो ज़्यादातर जो लुटेरे सब थे जो आक्रमण करते थे मंदिर पे ही, जानते थे कि सारा सुन पाता मंदिर में ही। जितना बड़ा मंदिर रहता था उतना ज़्यादा धन संपत्ति मिलता था। तो 1025 में जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे तो 16वां आक्रमण था। यहाँ से शिव मंदिर था और 1.20 लाख दिनार लूट के गए थे। इतना दिनार सोना के सिक्का को दिनार बोला जाता है। इतना दिनार को लूट के गए थे। कौन? बोला जाता है कितना सोना हो गया था ना इसके पास, गजनबी के पास, कि घोड़ा की नाखून होता है ना, टूटने लगा था, चल नहीं पा रहा था। लेकिन भाग बनाइए उस जा रहे थे। सोमनाथ मंदिर के बारे में बता देते हैं कि इनका मरम्मत सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, जो कि इधर आके हुआ था 1900 कुछ में। और इसका प्राण प्रतिष्ठा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम ज्योतिर्लिंग था, कुल 12 था। उनमें ज्योतिर्लिंग था वो कुल 12 था। सोमनाथ को लूट कर जब वापस जा रहे थे तो मोहम्मद गजनबी को जाटों ने लूट लिया था, क्षति कर दिया था। जाटों ने देखा कि भारत को लूट के जा रहा है, इसको हम सब लूट लेते। जाटों को लूट लिया था। ये चीज़ पसंद नहीं आया मोहम्मद गजनबी। गजनबी बोला कि ए जाट, हम सबको लूटते हैं, तू हमको लूटेगा, रुक हम तुमको बताते हैं। सोचा कि हम सोना चांदी रख देते हैं, फिर आएंगे भारत और जाटों से लड़ेंगे। लेकिन जाटों के विरुद्ध जो भी आक्रमण था, जाटों के दबाते दबाते मोहम्मद गजनी ही दब गए। जब मोहम्मद गजनी दब गए तो उनका मृत्यु हो जाता है 1030 में ही। 1030 में जाटों के विरुद्ध के आक्रमण के बाद मृत्यु हो जाता है। और मोहम्मद गजनबी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। मोहम्मद गजनी था ना, प्रथम शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। बोला था हम सुल्तान है। मोहम्मद गजनी को बगदाद के खलीफा था ना, वह उपाधि दिया था अल कादिर बिल्ला का उपाधि दिया था बगदाद के खलीफा बोला कि हम तुमसे खुश हुए, प्रसन्न हुए, तुम भारत को लूट के आया, बस माल ही माल कर दिया। और खुश होकर तो बोला कि तुम आज से अल कादिर बिल्ला है और यामनी उल मिल्ला है, ऐसे उपाधि दिया था। पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन वो सब के मतलब नहीं पता है हमें। अगर पता होता है तो जरूर बता दे। आपको पता हुआ तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा अल कादिर बिल्ला और उल मिल्ला की उपाधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। इसने गजनी के स्थान पर गौड़ वंश का स्थापना किया। इसने 1175 में गुजरात के मोहम्मद गौरी इसके गजनी वंश के स्थान पर गौड़ वंश का स्थापना करते हैं। इसने 1175 में गुजरात के मुल्तान पे आक्रमण करते। उस समय के वहाँ के राजा सोलंकी वंश था। कौन था? सोलंकी वंश। और वहाँ के राजा भीम प्रथम थे। आता है मोहम्मद गौरी, भीम प्रथम को गर्दा उड़ा देता है, गर्दा उड़ा के लूटपाट के चल जाता है। बोलता है इसमें दम है क्या, चल, और लूटपाट के आसानी से चला जाता है। और फिर आता है 1178 में, लेकिन उस समय उनके बेटा भीम द्वितीय थे। बोला कि हम बाप का भी बदला लेंगे और लूटा है उसका भी बदला लेंगे। और 1178 में जब मोहम्मद गौरी आता है, वही भीम प्रथम समझ करके इसको लूट लेंगे। लेकिन ये नहीं जानता है भीम प्रथम के बेटा भीम द्वितीय है, शेर के बदला सवा शेर है। मोहम्मद गौरी को गर्दा छुड़ा देता है। मोहम्मद गौरी वहाँ से भागे भागे चले, तो बोलता है कि अब उधर नहीं जाएंगे, हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, भारत में क्यों लूटेंगे, अलग दूसरी जगह कहाँ जाता है, भारत ही एक सोना की चिड़िया था उस समय। और 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध, तब 1101 में तराइन पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध करते हैं आक्रमण। तो पृथ्वीराज चौहान तो भीम द्वितीय के भी महान थे, और पृथ्वीराज चौहान गर्दा छोड़ा देते मोहम्मद गौरी के। लेकिन मोहम्मद गौरी उतना ही अति था, उसको धन का लोभ हो गया था, एक बार लूट के गए थे। मोहम्मद गौरी फिर देखा कि अब उपाय नहीं है, अब जा रहे हैं। लेकिन हम एक स्टोरी बता दें, मोहम्मद गौरी के जयचंद्र थे ना, जयचंद्र थे जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी थे। माना जाता है, एक कहानी बताया जाता है कि जब मोहम्मद गौरी थे ना, जयचंद्र की बेटी से शादी करते। जयचंद्र की एक बेटी थी और उनके बेटी को प्यार हो गया था पृथ्वीराज चौहान से, और जयचंद्र कभी नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान से मेरी बेटी शादी करे। और अपने पुत्री के शादी के लिए वो वर का समारोह लगाते हैं। पहले होता था ना कि पूरे राज्य जिसका शादी करना होता है तो पूरे राज्य को इनवाइट कर देते हैं, सारे राजकुमार आते हैं, वहाँ पे राजकुमारी जिसको पसंद कर लेती है तो उससे शादी होता है। तो सारे लोग को बुलाए थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं दिए थे, और उनके बेइज्जती के लिए उनके पृथ्वीराज चौहान के पुतला बना के दरबार पे रख दिए थे, गार्ड बना के, चौकीदार बना के। और एक पत्र लिखे थे जयचंद्र की पुत्री, और एक पत्र मिलता है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि एक राजा होकर हम किसी का जान नहीं बचा पाएंगे तो क्या बचाएंगे। पृथ्वीराज चौहान छुप के वहाँ पे मौजूद रहता है। जैसे ही अपना देखता है मूर्ति तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, बाहर निकलते हैं और जयचंद्र की पुत्री को उठा के मंडप से ले चलाते हैं। यही बात के बदला जयचंद्र को रहता है कि पृथ्वीराज चौहान को कैसे भी हम हराएंगे, अपने बेइज्जती का बदला लेंगे। तो मोहम्मद गौरी जब जा रहे थे तो मोहम्मद गौरी को रोक लेते हैं, बोलते हैं कि मोहम्मद गौरी हम तुमको सपोर्ट करेंगे और पृथ्वीराज चौहान को कैसे मारना है हम बताएंगे, चलिए। और अचानक रात में आक्रमण कराता है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और 1206 इसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी 3 प्रमुख गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यादोज, कुबाचा। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यादोज, कुबाचा। और लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाते हैं मोहम्मद गौरी। और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के 3 प्रमुख गुलाम में से एक थे और दामाद भी थे। ठीक है, पहले का गुलाम ये भी करता था कि अपने राजा की बेटी को पटा लेता था, उसी से शादी कर लेता था, एक गुलाम बन जाता था दामाद। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो हम सब भी ट्राई कर दे एक बार। चलिए, मोहम्मद गजनवी के दरबार के विद्वान थे। देखिए, मोहम्मद गजनी के दरबार में ना 4 गो विद्वान थे जो आए थे। उसका ट्रिक था फूफा। एफ से फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। उत्बी दरबारी इतिहासकार था। किताब उल यामनी और तारीख यामनी नामक पुस्तक लिखे थे। फारूकी कुछ नहीं लिखे थे। अलबरौनी थे, वो किताब उल हिंद और तौहीद ए हिंद लिखे थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत। चलिए, दिल्ली सल्तनत को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीक़ा से देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो और इन्जॉयमेंट मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के भी ज़रूर शेयर करें। चलिए, मिलते हैं अगले दिन दिल्ली सल्तनत में।